गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे संचित अभिलेख या पोर्टफोलियो। संचित अभिलेख या पोर्टफोलियो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बच्चे के द्वारा किए गए कार्य को इकट्ठा कर के बच्चे के द्वारा की गई प्रगति को माप सकते हैं। इसमें ना केवल बच्चे की बल्कि अध्यापक की भी प्रगति व समय समय पर किए गए कार्य की जांच कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे ने पूरे वर्ष में कार्य किया है उसको हम एक रिकॉर्ड के रूप में जमा कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में सबसे पहले यदि हम बात करें तो बच्चे की पर्सनल डिटेल्स के बारे में लिखा जाना है। इन पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आता है, जैसे बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की जन्म तिथि क्या है, किस क्लास में वो पढ़ता है, उसका रंग, आकार, हाइट, विद्यालय का नाम, पता। जब ये सारी कॉलम्स भर देंगे उसके बाद में बात आती है उसके माता पिता का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, पिता का व्यवसाय और उनके जो पिता का एनुअल इनकम क्या है, ये सारे कॉलम्स में। फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, अभिभावक का नाम क्या है, ये सारा के सारे पोर्टफोलियो में सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स भरनी है। फिर बात करते हैं हम कार्य दिवस के बारे में कि बच्चे द्वारा पूरे मंथ के अंदर एक महीने, जैसे एग्जाम्पल में अप्रैल के महीने में क्लासेस 22 दिन लगती हैं, तो बच्चा मान लीजिए 22 में से 20 दिन गया है, मई में इसी तरह 15 दिन लगी तो 15 में से वो 10 दिन जा रहा है, जून में छुट्टियां हो गई, फिर जुलाई में वो बच्चा 24 दिन क्लासेस लगी, उसमें से 15 दिन जा रहा है। तो ये बच्चे के कार्य दिवस हैं। इन कार्य दिवस को हम एक रिकॉर्ड बना करके और हम बच्चे का उपस्थिति विवरण का चार्ट बना लेंगे। उसके बाद में बच्चे ने स्कूल से क्या क्या सामग्री प्राप्त की है उसका विवरण बनाएंगे। फिर हम बच्चे की सह शैक्षिक गतिविधियाँ में रुचि क्या है उसकी, वो कैसी नियमितता क्या है, वो प्रश्न पूछता है नहीं पूछता है, खेल में उसकी सहभागिता कैसी है, वो गीता पढ़ता है या चित्र बनाने का उसको ज्ञान है या नहीं है, उसके अंदर सृजनात्मकता के गुण हैं या नहीं है, ये सारे। इसके बाद में बच्चे की छात्र या छात्राओं में सतत सीखने की प्रक्रिया का एक हम कॉलम बनाएंगे और उनमें यह कि बच्चों को किन किन विशेष चीज़ों से लगाव है, क्या बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है या बच्चे का भविष्य की कोई ऐसी कल्पना रखता है, परिवार की संरचना कैसी है, कितने मेंबर्स हैं, ये सभी रिकॉर्ड उसमें रखेंगे। फिर लास्ट में हम बच्चे की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। ये सारा रिकॉर्ड बच्चे का ये दर्शाता है कि बच्चे ने पूरे महीने में या पूरे वर्ष में एक विषय में क्या प्रगति की है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। ये है आपका अब संचित अभिलेख। इसके बाद में हम करते हैं त्रुटि विश्लेषण की। यदि त्रुटि विश्लेषण की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं होता कि अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें बच्चे को पूर्ण रूप से सीख पाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे को कुछ परेशानी आती है या किसी कमियों के कारण वह बच्चा उन चीज़ों का पता ना लगा करके उनको नहीं सीख पाता। तो ये त्रुटि विश्लेषण का मतलब कमियों को जानना कि बच्चे की क्या क्या कमियां हैं, उनको जानना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। इसके बाद में आता है आकलन रूब्रिक। आकलन रूब्रिक एक ऐसा मानक है, ऐसी ग्रिड से है जिसमें छात्र का जो आकलन सुनिश्चित है स्पष्ट किए जाएं तो आधारों से किया जाता है और उसमें कुछ ऐसे पैमाने हैं कि उन पैमानों पर यदि बच्चा खरा उतरता है तो बच्चे का ये आकलन ये बताता है कि बच्चे ने इसमें प्रोग्रेस की है।
जैसे मान लीजिए हम एक विज्ञान का एक टॉपिक लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब बच्चे को वो रूब्रिक्स हमने डिसाइड कर लिए कि सबसे पहला क्या बच्चे को प्रकाश संश्लेषण का सटीक ढंग से समझ आती है या नहीं आती है, या फिर दूसरी बात कहें कि बच्चा उसके बारे में कितना ज्ञान प्रदर्शित कर सकता है। तीसरा कहें क्या बच्चे को प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों के बारे में ज्ञान है या नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है आपके आकलन रूब्रिक है, और आकलन रूब्रिक्स का डिज़ाइन जो किया जाता है उसमें इसी प्रकार से कुछ प्रश्न सेट किए जाते हैं जिनके आधार पर ये पता लगाया जा सके कि बच्चे ने कुछ प्रोग्रेस की है या नहीं की है। इसके बाद में हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संकलात्मक आकलन के लिए बहुरचनाएं। तो संकलात्मक आकलन किसके द्वारा किया जाता है, उसके लिए अलग अलग से हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं या हम कहें एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मौखिक परीक्षा की, जो ओरल टेस्ट होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, और वो क्वेश्चन किस तरह से हैं, वो एक लाइन का हो सकता है, ओरली पूछते हैं, जुबानी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे का किसी टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद में पूछें, हम उसी दौरान जब बच्चा पढ़ रहा है तो उस पढ़ते पढ़ते के दौरान भी हम बच्चों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें इसके बच्चे का आकलन साथ की साथ में हो जाता है। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का आकलन या मूल्यांकन पढ़ाने के बाद में किया जाए। इस तरह के ओरल जो क्वेश्चंस हैं, जो मौखिक जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम शिक्षण के दौरान चल सकता है। दूसरे नंबर पे आप बात करते हैं निबंधात्मक परीक्षा, जिसके अंदर एस्से टाइप क्वेश्चंस होता है, और इसमें बच्चे की जो परीक्षा ली जाती है, जो मूल्यांकन का जो पैटर्न है वो क्या है कि बच्चे को हमने क्वेश्चन दे दिया, उसको 400 से 500 शब्दों में संक्षिप्त उसका विवरण लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसके बारे में बच्चे को पूरा इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग 10 नंबर के होते हैं या 6 से 10 के बीच में हो सकते हैं, 6 का भी हो सकता है, 8 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में बच्चा आसानी से लिख सकता है और पूरे उसको ज्ञान होता है। फिर बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा की। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या किया जाता है कि एक प्रश्न के 4 उत्तर सेट किए जाते हैं, उन चारों में से एक उत्तर सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। अब उस प्रश्न को पढ़ करके बच्चा उन चारों ऑप्शंस को देख करके सही पर निशान लगा देता है। ये होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बाद में यदि बात करें तो हम कुछ ऐसे भी होता है, हम बच्चे का असाइनमेंट्स के थ्रू टेस्ट ले लेते हैं, या हम क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो हैं उन रिकॉर्ड्स के आधार पर भी हम बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। इसके जो हम बात करें कि विद्यालय परीक्षाओं का वर्गीकरण, देखिए विद्यालय परीक्षाओं का वर्गीकरण जो होता है वो समय के अनुसार होता है, परीक्षाओं के अनुसार होता है, प्रश्नों के अनुसार होता है। समय के अनुसार की यदि हम बात करें तो समय में पहला यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट हो सकता है, वो ट्राइमेस्टर हो सकता है, सेमेस्टर हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, वो ईयरली एग्ज़ाम हो सकता है। इसके आधार पर हम समय के अनुसार के आधार पर इन परीक्षाओं का इस तरह से हम वर्गीकरण, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, करते हैं। अब बात करेंगे हम कि परीक्षाओं का जो अनुसार कौन कौन से हो सकते हैं। तो परीक्षाओं के 2 अनुसार हैं, एक तो हो सकता है इंटरनल एग्जामिनेशन हो सकता है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो सकता है। इंटरनल एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो परीक्षाएं हैं वो स्कूल के अध्यापकों द्वारा ली जाती हैं, उसमें बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जब हम बाह्य परीक्षाओं की बात करेंगे तो उसमें बच्चों का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो बोर्ड या कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। क्वेश्चन पेपर्स वहीं पर सेट होते हैं, और टीचर्स भी जो पेपर बच्चों का ले रहे हैं उनकी ड्यूटी भी बाहर से ही लगती है, अर्थात स्कूल के अध्यापकों का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तीसरी बात करेंगे प्रश्नों के अनुसार। प्रश्नों का जो
अनुसार की बात करें, वो परीक्षाओं की बात हो गई थी, परीक्षाओं के अनुसार। अब प्रश्नों के अनुसार के आधार पर वो परीक्षा आपकी कह सकते हैं कि मौखिक हो सकती है, प्रायोगिक हो सकती है, या लिखित भी हो सकती है। मौखिक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओरल में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर में 1 लाइन का उत्तर हो सकता है, 1 शब्द का भी उत्तर हो सकता है उसमें। और प्रायोगिक की बात करें, प्रैक्टिकल की जो बात करते हैं, तो उसमें लगभग 3 घंटे का एक एग्जामिनेशन होता है। उसमें वो करवा करके देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना अर्जित किया है, क्या बच्चा इन एक्सपेरिमेंट्स को कर कर देख सकता है या नहीं देख सकता है। और तीसरी बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में बच्चे को पूर्ण टाइम मिलता है, उसको 3 घंटे में 80 नंबर का या 100 अंकों का एक पेपर सेट कर दिया जाता है और उसका एक निश्चित समय होता है। तो ये है बच्चों विद्यालय परीक्षाओं का वर्गीकरण। अब ये कहता है कि जो मौखिक परीक्षा है उसके क्या गुण हैं और क्या उसके जो है दोष हैं। तो सबसे पहले यदि हम मौखिक परीक्षा की बात करें तो इस बात को जानने में मदद मिलती है कि बालक को प्रश्न की भाषा को ठीक से समझने का कारण उत्तर देने में कोई कठिनाई तो महसूस नहीं हो रही। यदि बच्चा उस प्रश्न की भाषा को समझ लेता है तो वो आसानी से उसका उत्तर दे सकता है। फिर दूसरी बात हम करें कि जो उसने पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उन बातों के बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है या नहीं है। फिर तीसरी बात कहता है कि प्रश्न समझ में ना आए तो उसका वो स्पष्टीकरण नहीं कर सकता, अर्थात उसका उत्तर स्पष्ट नहीं दे सकता। इस प्रकार के प्रश्नों में कागज़ की, पेंसिल की या किसी भी लिखित सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। और फिर कहता है कि इसमें नकल करने के भी अवसर नहीं मिलते। इस तरह की परीक्षाओं में अधिक संख्या के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं, अर्थात 1 लाइन का उत्तर होता है, उसे बच्चा आसानी से दे सकता है।